नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको याद होगा तो 1764 हम लोगों को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, जहां की बैटल ऑफ बक्सर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत हासिल होती है, जो ट्रिपल अलायंस है उसके अगेंस्ट। अब इनके बाद क्या होता है कि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसके बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाता है। अब आपके मन में दो प्रश्न आएगा। एक प्रश्न यह आएगा कि उनके पास जो दीवानी राइट्स मिला तो लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल तरीके से स्टडी कर चुके हैं, चाहे वो इजारेदारी सिस्टम हो या फिर परमानेंट सेटलमेंट हो। जैसे जैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन होते गया तो अलग अलग तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम, चाहे वो रैयतवारी हो या महलवारी सिस्टम हो, वो एडॉप्ट किया गया। इन सभी का लेक्चर जो है आपका अवेलेबल है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो एक तो चैलेंज था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। दूसरा चैलेंज है कि क्योंकि वहां पे एक कंपनी नहीं रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा कि शुरुआत में एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी है उस रूप में आया था, लेकिन अब उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। वह धीरे धीरे जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी भी इन बातों को याद रखें कि मात्र 1765 में वह जो है फर्स्ट तरीके से वो टेरिटोरियल पावर के रूप में इवोल्व हुआ है। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स के अगर वो एक्सपेंड करना चाहेंगे तो उनके लिए चैलेंजेस हो सकता था। इसके लिए वो किस डिप्लोमेटिक तरीके से रणनीति बनाए कि वह जो इंडिया में अन्य जो मेजर प्लेयर्स जो उपस्थित थे, मेजर पावर जो उपस्थित है, चाहे वो मराठाज हो या फिर आपका अफगान्स जो इन्वेड करते रहते थे बराबर, या फिर मैसूर हो या आपका हैदराबाद हो, सभी को किस तरीके से वो स्लोली जो है काउंटर किए और उस पर विजय हासिल किए, उसमें कौन सी रणनीति जो है अपनाए, उसी को हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। देखिए, वह अभी भी इंडिया में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में जब आए थे तो 1765 में उनके पास इतना माइट नहीं था, उतना मिलिट्री पावर नहीं था कि वो अगर जो उपस्थित इंडियन पावर से, चाहे मराठाज हो, मैसूर हो या हैदराबाद हो, अगर वो एक साथ हो जाएंगे तो आसानी से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट किया जा सकता था। साथ ही यह भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना भी मिलिट्री माइट्स नहीं था कि वह मल्टीपल फ्रंट्स पर जो है एक साथ जो है वह लड़ाई लड़ सकते थे। उसके लिए इस जो है आपको एक पॉलिसी अपनाया गया जो बाय नेचर जो है डिफेंसिव था। अब आगे हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से यह ट्रीटी काम कर रहा था। अब देखिए, इसका जो कोर कंसेप्ट है यह जो है लाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। यह आपका जो पीरियड्स रहा है 1765 से 1813 के बीच जो है इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया। देखिए, इसमें होता क्या है कि कंसेप्ट क्या है कि मान के चलिए ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरी है। अब उसके बीच का जो आपका स्टेट है इसको बफर स्टेट के रूप में यूज किया जाता है, ताकि अगर कोई भी जो होस्टाइल फोर्स है अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वह जो फाइट हो उस स्टेट से करे, ये जो बफर स्टेट है उससे कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट इस तरीके से था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यह था कि जो नेबर्स का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना है, ताकि किसी भी तरीके से डायरेक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है जो होस्टाइल पावर्स है उनसे नहीं हो। अब किस प्रकार से सपोर्ट करना है, किस प्रकार से उनको मिलिट्री प्रोवाइड करना, इसके बारे में हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके जो देखिए इसमें इसका पूरा अगर आप देखिएगा स्ट्रेटजी क्या था, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था कि एक जो है जो वल्नरेबल्स जो नेबर होते थे उनको आइडेंटिफाई करता था कि जो स्टेट्स जो है वीक हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अवध है, रोहिल्लाखंड है, ठीक है, जो कि जिस पर आप कह सकते हैं कि आप कोई भी होस्टाइल्स जो है आपका पेनिट्रेट कर सकता। तो सबसे पहले जो वल्नरेबल नेबर्स हैं उनको टारगेट किया जाता था। उसके बाद क्या किया जाता था, और यह भी देखा जाता था कि वह जो है एज ए बफर जो है काम कर सके, तभी तो उनको बेनिफिट है। तो सबसे पहले है कि वल्नरेबल्स जो नेबर है उनको पहचान करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यह बफर स्टेट के रूप में काम कर सके। तीसरा क्या है कि उनके साथ जो है डिफेंसिव ट्रीटी जो है करना। वो नेबर को इस तरीके से कन्विंस करते थे
कि ये दोनों के म्यूचुअल डिफेंस के लिए है इसमें, यानी कि नेबरिंग जो आपका स्टेट है उसको भी फायदा है और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फायदा है। वह किस प्रकार से फायदा है वो बताते थे कि अगर आप पर कोई थर्ड पार्टी अगर अटैक करता है तो हम लोग भी जो है उसमें सपोर्ट करेंगे। प्लस एक चीज और क्या हुआ कि वहां पर जो है आप कह सकते हैं सब्सिडियरी जो है फोर्स प्लेस किया गया। अब उसमें होता यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको पता है क्योंकि बहुत सारे जो है रीजनल जो प्लेयर्स थे उनको डिफीट कर चुके थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यह कन्विंस करता था कि आप जो है यहाँ पर आपका जो बॉर्डर एरिया है, स्पेशली जो आप कह सकते हैं बॉर्डर एरिया है या फ्रंटियर एरिया है, वहां पर हम लोग प्लेस करेंगे ट्रूप्स को, ठीक है। और उसका आप कह सकते हैं कमांड जो है और ऑर्गेनाइज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स होंगे या उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर होंगे वो करेंगे। यानी आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि एक सिक्योरिटी कोई एजेंसी है, एजेंसी के रूप में जो सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं प्रोवाइड करेगा जो नेबरिंग स्टेट है। लेकिन यहां पर देखिए दिक्कत क्या हुआ कि अब सारा कंट्रोल देखिए यहां पर चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि वो अपने हिसाब से कह सकते हैं कि ट्रेनिंग दे रहे थे, ठीक है। अपने हिसाब से जो आपका यूरोपियन डिसिप्लिन है, जो वेपन यूज हो रहा था वह भी जो है वो यूरोपियन था, ये सारा चीज। और इसको जो कमांड कर रहे थे, ये जो ट्रूप्स था यहाँ पे उसको कमांड कौन कर रहे थे, तो ब्रिटिश के ऑफिसर्स होते थे। अब इससे देखिए नुकसान और फायदा क्या हुआ, इससे आप कह सकते हैं कि नुकसान यह हुआ कि डिपेंडेंसी जो नेबरिंग स्टेट का था वह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बढ़ गया। साथ ही कॉस्ट भी बढ़ गया, क्योंकि जो आप यहां पर आप कह सकते हैं जो फोर्सेस रह रहे थे उसका एक एक चीज, चाहे वो सैलरी हो या खाने पीने का हो या अदर एक्सपेंसेस हो, वह जिस स्टेट में वो फोर्स रह रहा था उसको बियर करना था। तो यह चीज जो है आपको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो अदर वल्नरेबल नेबर्स थे उनके लिए डिसएडवांटेज रहा। लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव चीज यह था कि यह म्यूचुअल ट्रीटी, क्योंकि अभी भी आप समझ के देखिए कि अभी भी वो उतने डोमिनेंट नहीं हो गए हैं कि वह जो है दूसरे प्लेयर्स को पूरा डोमिनेट कर सकते हैं ट्रीटी में, इसीलिए डिफेंसिव इन नेचर है ट्रीटी, ठीक है। प्लस वो यहां पर कहते हैं कि आपका जो सोवरेनिटी है वो मेंटेन रहेगा, आप इंटरनल अफेयर्स जो है जैसे चाहते हैं आप उस तरीके से डील जो है कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी नेबरिंग आपका स्टेट था जिसके साथ ट्रीटी कर रहे थे पॉलिसी ऑफ रिंग फोर्स में, उनको इंटरनल जो अफेयर्स है उसमें इंटरफेरेंस की बात नहीं थे, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि इससे और ये इस पूरे पर्पस से क्या होता है कि जो ब्रिटिश का जो सेल्फ इंटरेस्ट है प्रोटेक्शन के नाम पर आपको यह देखने को मिलेगा कि वो बदले में प्रोमिस तो कर रहे प्रोटेक्शन, लेकिन उनका जो रियल इंटेंशन क्या था कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट था, वो अपना जो क्षेत्र था उसको बचाना था, ठीक है। अब देखिए आगे और क्या देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अभी क्या है कि जो ट्रीटी हो रहा है वो इक्वल एंड रेसिप्रोकल है, यानी कि गिव एंड टेक का जो है आपका ट्रीटी है। यानी यहां पर सुजरेंटी जो है क्लेम नहीं होता, यानी हम लोग पहले भी चर्चा किया कि उसके इंटरनल अफेयर्स में कोई किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है। प्लस इवन जो है फॉरेन अफेयर्स जिस तरीके से वह स्टेट रखना चाहता है वो रख सकता है, ठीक है। तो यानी जब कोई अटैक करेगा उसी समय जो है इसका यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो यह चीज है। हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया, जिस तरीके से जो है आप किस तरीके से कैलिब्रेशन किया हुआ था कि जब वो बफर जोन जो है आपका यूज हो जाए ताकि ब्रिटिशर्स डायरेक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, आगे जाके हम इसको चर्चा करेंगे। अब इस पॉलिसी का अगर आप एक्शन में देखिएगा कब कब यूज किया गया, देखिए 1774 में रोहिलखंड जो है आपका, अब जो वारेन हेस्टिंग्स है वह जो है आपका अवध जो थे के नवाब थे उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि अगर रोहिलखंड का स्थिति यह था ना कि वो छोटे छोटे कह सकते ग्रुप में बटा हुआ था, अगर वहां पर पावर वैक्यूम होगा तो वो क्या होगा कि अफगान का अटैक हो सकता, इसीलिए वो अवध के जो नवाब थे उनको सपोर्ट किया गया कि जो रहीलाज है उनको आप क्रॉस करके उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बॉर्डर जो है आपका सुरक्षित हो सके। तो रिलेटिवली जो है अवध जो है एक
मेजर कह सकते हैं कि प्लेयर्स थे, प्लस जो है एक अच्छे बफर स्टेट के रूप में काम कर सकते थे। यही कारण था कि जो है मिलिट्री रूप से जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अवध को सपोर्ट किया गया। उसी तरीके से अवध का तो 1765 के बाद से ही जो है बफर स्टेट के रूप में यूज किया जाए, ताकि अगर कोई जो है मराठाज अगर अटैक करें या अफगान अटैक करें तो दोनों के अगेंस्ट जो है यह बफर स्टेट के रूप में काम कर सके। तो अवध का शुरू से उस तरीके से यूज हो रहा है। उसी तरीके से जब एंग्लो मराठा जब वार होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मराठा या थ्रेटन करते हैं अटैक करने के लिए, तो वहां भी क्या होता है कि ट्रीटी किया जाता है अमृतसर के जो रंजीत सिंह है उनके साथ, प्लस हैदराबाद के साथ। तो आप देख सकते हैं कि अगर अपना क्षेत्र को बचाने के लिए जो हमेशा जो है बफर स्टेट का वो खोज करते रहते हैं और उनके साथ वो ट्रीटी कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एंग्लो मैसूर वार में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो वोडिया डायनेस्टी के हिंदू मोनार्क थे उनके साथ ट्रीटी किया जाता है, ताकि हैदर अली और टिप्पू सुल्तान को आसानी से डिफीट किया जा सकता है या बफर के रूप में काम कर सकते हैं। तो यह पॉलिसी रहा, यानी कि पर्पस देखिए क्या था। पर्पस ये था कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, क्योंकि वार में अधिक एक्सपेंड भी नहीं करना है, मिलिट्री रूप से अपने आप को बचाना भी है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम लोग देखिए तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सेप्टेंस करते हैं ब्रिटिश प्रोटेक्शन का, जो आप स्टेट कह सकते हैं इस ट्रीटी के तहत आते हैं, पॉलिसी ऑफ रिंग फोर्स के तहत सबसे पहले यह स्वीकार करते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां पर ब्रिटिशर्स जो है प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। बदले में क्या करना है कि जो ब्रिटिश कमांड जो आर्मी है उनको जो है आप कह सकते हैं मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जिसमें वो सैलरीज है, खाने पीने का है, रहने का है। तो ये सारा एक्सपेंस जो है जो स्टेट जहां पर रहेगा, जैसे अवध है तो वहां अवध को जो है से आपको कह सकते हैं कि उसको देना पड़ेगा। अब क्या है, इसके कारण क्या हुआ कि जो नेटिव आपका एम्पायर है या नेटिव जो रूलर्स थे उनको इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा, ठीक है, यह चीज आप समझ सकते हैं। स्लोली स्लोली क्या हुआ कि वो अपने डिफेंस के लिए, एक्सटर्नल डिफेंस के लिए पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है डिपेंडेंसी उनका हो गया। जब आप कोई भी स्टेट कह सकते हैं अगर अपने मिलिट्री माइट्स के लिए अगर दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया तो अब उसकी सोवरेंटी क्या रहे, कभी भी उसको डिफीट किया जा सकता है। और यही कारण हुआ कि ग्रेजुअली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन सभी को धीरे धीरे जो है आप कह सकते हैं कि अलग अलग गुट में बांट के जो है उन पर जो है कॉन्कर करने में सफल रहे। तो यह जो है आप कह सकते हैं कि आपका इंपोर्टेंट जो है रणनीति शुरुआत के फेज में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है आपका यूज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें ये जो पूरा पॉलिसी रहा इसका हम लोग थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने की कोशिश करें। अगर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज उनको क्या हुआ कि उनको समय मिल गया, क्योंकि वो 1765 में तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ ही था। तो उस समय उनको समय मिल गया कि अपने आप को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ वह तो यही है। प्लस जो है यह एक कह सकते हैं प्रेसिडेंट के रूप में काम किया कि किस प्रकार सुरक्षा के नाम पर आप कह सकते हैं पर्दा के पीछे जो है कोई और मोटिव था, उस तरीके का प्रेसिडेंट जो है यह जो है यहाँ पर हुआ। यानी सुरक्षा के नाम पर किस प्रकार से दूसरे जो प्रोविंस हैं या दूसरे जो कह सकते हैं कि स्टेट है वहां पर इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल यहाँ पर से अपसेट होता है, ठीक है। यह चीज आपको देखने को मिलेगा। और किस प्रकार से यह जो है दूसरे जो एम्पायर है या जो कह सकते हैं स्टेट है उनका किस प्रकार से मिलिट्री के नाम पर फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, उसका भी जो है मॉडल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला। यानी ओवरऑल अगर आप देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या है बेनिफिट ही है, उनको जो है दूसरे के एक्सपेंस पर वो अपना जो है मिलिट्री जो है खड़ा कर पा रहे थे। इंडियन स्टेट्स के लिए आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा है कि जो रीजनल पावर का जो बैलेंस था वो जो है आप कह सकते हैं डिसरप्ट हो गया, यानी कि टूट गया। क्योंकि अगर मान के चलिए कि मराठा से उनको कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या करेंगे, अवध का यूज कर लेंगे, ठीक है। अफगान से अगर कहीं अटैक का है तो भी अवध का यूज कर लेंगे। तो ये जो बफर स्टेट के रूप में क्या होता है, जो मेजर प्लेयर्स हैं उनका एक दूसरे के अगेंस्ट वो यूज करते रहे और अपने टेरिटोरी को बचाते रहे।
उसके कारण क्या हुआ कि रीजनल जो बैलेंस ऑफ पावर था वह जो है आपका डिस्टर्ब हो गया। इकोनॉमिक बर्डन आप समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा जो है मिलिट्री का एक्सपेंस जो है वहां पर करना पड़ रहा था। और इसके कारण क्या हुआ कि जितने भी मेजर प्लेयर्स है, चाहे वो मराठाज हो, मैसूर हो या फिर अवध हो, वो धीरे धीरे उनको सिस्टमेटिकली जो है अटैक किया गया और धीरे धीरे वो लोग जो है कमजोर होते चले गए। अब देखिए इसमें लिमिटेशंस भी था, ठीक है। ये जो पॉलिसी बनाया गया था रिएक्टिव था, प्रोएक्टिव नहीं था। यानी आप समझ सकते हैं कि डिफेंसिव इन नेचर था। यहाँ पर वो इतना मिलिट्री माइट नहीं था कि वह सारे टर्म्स को डिक्टेट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि उनका यह कह सकते एम नहीं था कि हम दूसरे को डायरेक्ट कॉन्कर कर। पहला तो ये था कि हमारा जो फ्रंटियर्स है, हमारा जो क्षेत्र है वह जो है प्रोटेक्टेड रहे। तो आप कह सकते हैं कि ये नेचर जो है आपका डिफेंसिव था। तो यह चीज आपको, दूसरा क्या है कि एब्सोल्यूट ऑथोरिटी नहीं है, यानी कि जो दूसरे राज्य थे उन पर सुजरेंटी नहीं था। यानी फोर्स तो रहा था लेकिन उनके इंटरनल कह सकते हैं मैटर्स या फिर जो है एक्सटर्नल जो अफेयर्स है उन पर कंट्रोल नहीं था इस पॉलिसी ऑफ रिंग फोर्स में, ठीक है। दूसरा बार क्या होता था कि जो एलाइज होते थे वह भी जो है अनरिलायबल होते थे, क्योंकि आपको पता है कि वो इंटरनल अफेयर्स में किसी प्रकार से जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। दूसरे किसी से जो है, अगर एक्सटर्नल अफेयर्स का मीनिंग क्या हुआ कि दूसरे किसी आप कह सकते हैं मेजर प्लेयर से अगर उनको डील करना, ट्रीटी करना, तो वो इसके लिए फ्री थे। इसलिए क्या हुआ कि बाय नेचर जो है अनरिलायबल, अगर आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, तो इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि उनको जो है एक दूसरे तरीके का ट्रीटी में जो है आपको 1813 के बाद शिफ्ट करना पड़ा, ताकि वो डायरेक्ट जो है चीजों को अपने कंट्रोल में ला सके, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जो है आगे जाके चर्चा करेंगे हम लोग सब्सिडियरी अलायंस को किसी और वीडियो में, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। देखिए रिंग फेंस जो है आपका वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया, जबकि सब्सिडियरी अलायंस जो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है आपका लाया जाता है। ये सब्सिडियरी अलायंस बाय नेचर क्या है ना कि ऑफेंस है। यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से जो है डिफेंसिव इन नेचर है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश है कि अपना क्षेत्र पहले बचा दे, उसमें बफर सेट का। जो आपका सब्सिडियरी अलायंस रहेगा यहाँ पर ऑफेंस है, यानी कि टेरिटरी को अधिक से अधिक जो है आपको एक्सपेंड करना है, उस नेचर से है। यहाँ पर आपको पता है कि दूसरे जो आपका जो क्षेत्र है उसके जो है सोवरेंटी पर किसी प्रकार का अटैक नहीं है, यानी उसको रेस्पेक्ट किया जाता है। जबकि यहाँ पर सब्सिडियरी अलायंस में आपका जो है पूरा कंट्रोल रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। अगर कोई ट्रीटी होता तो हम लोग देखें कि इक्वल बेसिस पर हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं सब्सिडियरी में जो है ट्रीटी को डिक्टेट किया गया है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यहाँ पर आर्मी का कंट्रोल जो है पार्शियल है, जबकि ईस्ट सब्सिडियरी में फुल है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से आप अगर समझना चाहते हैं सब्सिडियरी को, हम थोड़ा सा और डिटेल से बता देते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको समझ में आएगा कि इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। तो इंटरनल अफेयर्स में जो है आपका जो नेटिव रूलर्स होते थे वह मैनेज करते थे खुद से, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो है कंट्रोल है। जबकि सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि एक रेसिडेंट को प्लेस कर दिया जाता था परमानेंटली, जो नेटिव जो आप कह सकते हैं रूलर होते थे कोर्ट में ही प्लेस कर, उसके रेसिडेंट के माध्यम से ही सारा इंटरफेरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा सब्सिडियरी अलायंस में। यानी अगर कोई राज्य अगर सब्सिडियरी अलायंस करता है तो उसको एक रेसिडेंट जो है अपने कोर्ट में रखना था। तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा इंटरफेरेंस होता था। उसी तरीके से अगर आप एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है कि वह जो है इंडिपेंडेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो है सब्सिडियरी अलायंस में कोई भी अगर ट्रीटी करना है, कोई भी एक्सटर्नल अफेयर्स करना है, तो वह जो है विदाउट ब्रिटिश के परमिशन के नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश का जो है परमिशन जरूरी था। तो यानी इंटरनल इंटरफेरेंस भी बढ़ गया और एक्सटर्नल कंट्रोल भी आपका बढ़ गया। उसी तरीके से अगर आप ट्रूप्स की बात कीजिएगा, यानी जो फोर्स रहता था, अगर रिंग फोर्स में बात कीजिएगा तो आपका जनरली इसलिए रखा जाता था कि जो फ्रंटियर थे, यानी जो बॉर्डर था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता था। जबकि सब्सिडियरी अलायंस में आपका क्या होगा कि उस क्षेत्र के अंदर ही आपका स्टेशन रहेगा, और ताकि आप किसी क्षेत्र के अंदर ही पूरा अगर स्टेशन है तो आप समझ सकते हैं कि परमानेंट रूप से ब्रिटिशर फोर्स है। यहाँ क्या था कि मेन एम था कि बॉर्डर्स को जो है फ्रंटियर्स को डिफेंस, इसमें क्या था पूरे क्षेत्र को
कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ अगर खतरा है या नहीं है तब भी जो है ब्रिटिश के ट्रूप्स रहते थे। अगर रिंग फेंस में क्या था, अगर जरूरत नहीं है तो कभी कभी वो कम से कम जो है आपका ट्रूप्स रखते थे या कभी कभी नहीं भी रख सकते थे, तो यह चीज था। फाइनेंशियल बर्डन आप समझ ही सकते हैं, रिंग फोर्स में आपका क्योंकि कम ट्रूप्स रहता था तो आपको कम जरूरत पड़ेगा। यहां पर क्या है कि आपको अधिक हमेशा स्टेशन फोर्स रहेगा तो वह जो है आपको अधिक लोड पड़ेगा। साथ ही इसमें एक और क्लॉज था कि अगर सब्सिडियरी अलाउंस है और अगर ट्रूप्स का अगर एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, उसके टेरिटरी को जो है एक्वायर कर लेता था, यानी उसमें उसी तरीके का प्रोविजन था, उनको सरेंडर करना पड़ता था अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते थे ट्रूप्स जो वहां पर रह रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप सोवरेंटी की बात कीजिएगा तो रिंग फेंस में आपको पता है कि सोवरेंटी जो है रेस्पेक्ट होता था, जबकि सब्सिडियरी अलायंस में कंप्लीटली जो है डिपेंडेंट हो जाते थे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो आप देख सकते हैं कि आप इसका मेन रीजन क्या रहा, मेन रीजन यह रहा कि आप देखिए 1765 के पास यह जो है पॉलिसी लाया गया। उस समय ब्रिटिशर्स का आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होना स्टार्ट हुआ था, प्लस वह पहले से जो है आर्मी था लेकिन उसका साइज इतना बड़ा नहीं था कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स को वो अलग अलग फ्रंट पर एक साथ जो है डील कर सकते हैं। लेकिन 1798 जाते हैं जब लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, उस समय तक लगभग 30 साल गुजर चुका है और ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक माइट के साथ साथ उनका मिलिट्री माइट बढ़ चुका है और वह उस पोजीशन में है कि वो मल्टीपल फ्रंट्स पर डील कर सकते हैं। प्लस 30 साल के बीच में बहुत सारे जो कह सकते हैं रीजनल जो प्लेयर्स थे उनको वो ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है मैसूर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किस प्रकार से मराठास के साथ हुआ, तो वो आने वाले जो है क्लास में हमको उन चीजों को देखेंगे। तो यह जो है किस प्रकार से आपका एम्पायर इवोल्यूशन हुआ है। 1765 से 1830 तक जो है आपका रहा है रिंग पॉलिसी ऑफ रिंग फोर्स। इसमें क्या था, डिफेंसिव इन नेचर था, बफर जोन बनाना था। सब्सिडियरी अलायंस में क्या था कि आपका जो कंट्रोल करना था मिलिट्री के माध्यम से भी और प्लस जो है इकोनॉमिक के माध्यम से, यानी यहां से जो है आपका रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पता है कि डायरेक्ट जो है टेरिटोरियल एनेक्सेशन हो जाता था, यह भी हम लोग आने वाले क्लास में चर्चा करेंगे। शॉर्ट में यह है कि अगर किन्हीं का जो है आपका हेयर नहीं होता था तो वह जो है उनको उस टेरिटरी को जो है आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो है उसमें एनेक्स कर लिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फिर इसके बारे में भी हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। जब 1857 का कह सकते हैं कि जब क्रांति होता उसके बाद जो है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन का पॉलिसी जो है लाया जाता, तो यह 1857 के बाद कैसे यूज किया जाएगा हम लोग अलग के लेक्चर्स में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हम लोग डिस्कशन किए वो स्पष्ट होगा। यहाँ पर जो प्रीलिम्स के लिए जो कुछ पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं, मेंस के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ। अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं क्वेश्चंस तो आपको स्क्रीन पर दिया हुआ, आप जो है इसको खुद से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें जो है पॉलिसी ऑफ रिंग फोर्स का समझ में आ गया होगा, प्लस यह भी समझ में आ गया होगा कि एक जो व्यापार करने कंपनी आई वह किस प्रकार से एक पॉलिसी अपना के धीरे धीरे अपना जो है एम्पायर जो है बिल्ड कर रही है। तो इसको आप अगर आप अच्छे से समझिएगा तब आप ब्रिटिशर्स के जो कोर पॉलिसीज हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। आगे जो अलग तरीके का पॉलिसी है उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इसी बीच में बहुत सारे जो वार हुए हैं वो सब हम लोग आने वाले 2-3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच सब जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।